नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रश्न नंबर 5 है किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? चित्रकला, बनी ठनी जो चित्रकला है। तो किशनगढ़ चित्रशैली राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध चित्रशैली है और लघु चित्रशैलियों में से एक है, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम, भक्ति और श्रृंगार का अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी इस शैली से संबंधित है। उसके बाद बात करते हैं अपन मूर्तिकला की। तो राजस्थान में मूर्तिकला की अन्य समृद्ध परंपराएं हैं। मंदिर कला किशनगढ़ की मुख्य पहचान नहीं है। और चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में बनी ठनी और राधा कृष्ण का जो चित्रण है वो किशनगढ़ चित्र शैली का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। अगर अपन बात करें किशनगढ़ चित्रशैली की, तो किशनगढ़ चित्रशैली विस्तार से बात करते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली में किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। अगर बात करें किशन सिंह की, तो किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव डाली। राज परिवार पर वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण, कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप चित्रण के माध्यम से हुआ है। राजा सावंत सिंह का काल, किसका काल था? बनी ठनी के टाइम पे राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ चित्रशैली की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। सावंत सिंह नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे। मतलब सावंत सिंह का जो प्रसिद्ध नाम था वो था नागरीदास। और इनके काव्य, प्रेम, गायन, बनी ठनी के संगीत, प्रेम और कलाकार, बनी ठनी का संगीत, प्रेम और कलाकार मोर ध्वज निहाल चंद। एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि बनी ठनी के टाइम पर कौन थे राजा? तो राजा सावंत सिंह थे, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे। और कलाकार था इसका मोर ध्वज निहाल चंद। तो मोर ध्वज निहाल चंद के चित्रांकन ने इस समय किशनगढ़ की चित्रकला को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा दिया। बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा किसको कहा है? बनी ठनी को। और भारत सरकार ने सन 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी कर दिया था। बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी कर दिया था। अगर इस चित्रशैली की विशेषताएं देखें तो पुरुष की आकृति में लंबा इकहरा नीले रंग का छवि युक्त शरीर बताया गया है। मोतियों से जड़ी हुई सफ़ेद या मूंगिया पगड़ी बताई गई है। उसका ऊंचा ललाट बताया गया है और खंजनाकृत कानों के अंत तक खिंचे हुए विशाल नेत्र बताए गए हैं। और नारी आकृति में तनवंगी है, यानी कि बिल्कुल कोमल और बिल्कुल पतली काया बताई गई है। लंबी और सुराहीदार गर्दन बताई गई है। पतली कमर बताई गई है। लंबी कमल पंखुड़ी सी आंखें चित्रित की गई है। और दूर दूर तक फैली झील बताई गई है। उसमें जो हंस हैं वह कुलेल कर रहे हैं। बतंग, सारस, तैरती नौकाएं, केले के गांच, रंग बिरंगे उपवन, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं और प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। तो किशनगढ़ शैली के चित्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे नानक राम, सीताराम, सूर्यध्वज, मूलराज, मोर ध्वज निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम, लाडली दास। इनमें से जो प्रसिद्ध हैं वो लाडली दास और मोर ध्वज निहाल चंद इसके प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो किशनगढ़ चित्रशैली बनी ठनी राधा कृष्ण का चित्र। प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो प्रसिद्ध राजस्थान मेला वेणेश्वर की बात करें, वेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। और डूंगरपुर में इस मेले का आयोजन सोम, माही और जाखम नदी के किनारे किया जाता है। वेणेश्वर डूंगरपुर। और अगर बात करें वेणेश्वर डूंगरपुर की, तो वेणेश्वर डूंगरपुर को राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और इस मेले में आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। मेला माघ पूर्णिमा कब भरता है?
माघ पूर्णिमा को। प्रश्न आ सकता है कब भरता है मेला? माघ पूर्णिमा को भरता है शिवरात्रि के अवसर पर। माघ पूर्णिमा को शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील, कौन सी तहसील बताइए? डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील। आसपुर, डूंगरपुर जिले की कौन सी तहसील है? आसपुर तहसील है। तो डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील आसपुर तहसील के नवाटपुरा नामक स्थान पर पड़ता है। मुख्य रूप से नवाटपुरा, ध्यान रखें, माघ पूर्णिमा को भरता है ये मेला। ठीक है। वेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। वेणेश्वर जो नाम पड़ा वो किस पर आधारित है? भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। ऐसी जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ था, मतलब स्वयं प्रकट हुआ था, ऐसा माना गया है लोगों के द्वारा। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। अच्छा, वो कौन सा शिवलिंग है जो 5 स्थानों से खंडित है? वह वेणेश्वर जगह का, वेणेश्वर भगवान शिव का लिंग पर आधारित वेणेश्वर धाम जो है वह, वहाँ पे जो शिवलिंग है वो 5 खंडों में विभाजित है। इसके बारे में एक कथा कही जाती है। देखो कौन सी कथा है। एक बार क्या हुआ, नवाटपुरा नाम का एक गांव था। जैसा कि यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है, तो नवाटपुरा गांव में एक गाय रोजाना शिव मंदिर में आती थी। एक गाय आती थी रोजाना शिव मंदिर में, शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करके चली जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ग्वाला परेशान हो गया और गाय के पीछे चला आया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, तो जहां गाय को लिंग पर दूध अभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया और वह वहां से भागी। इसके परिणाम स्वरूप वो गाय भागने के प्रयास में उसके खुर से लिंग को क्या लग गया? धक्का लग गया, जिससे यह 5 हिस्सों में टूट गया। और यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि टूटी प्रतिमा की कभी पूजा नहीं होती। तो इस प्रकार से वेणेश्वर धाम डूंगरपुर में जो है एक शिवलिंग बना हुआ है जो 5 स्थानों से खंडित है। इस प्रकार की कहानी प्रचलित है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। वेणेश्वर मेला दक्षिण राजस्थान का प्रसिद्ध जनजातीय मेला है और इसका आयोजन डूंगरपुर जिले में वेणेश्वर धाम के आसपास होता है और इसमें नवाटपुरा गांव में, और इसमें विशेष रूप से भील जनजाति की धार्मिक और सांस्कृतिक भागीदारी होती है। और तहसील आसपुर प्रतापगढ़ जनजातीय क्षेत्र और थेवा कला प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सोनी परिवार कोटा हाड़ौती क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है और हाड़ौती के लिए प्रमुख शहर है। बांसवाड़ा भील संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है और माही नदी के कारण प्रसिद्ध है बांसवाड़ा वेणेश्वर मेला डूंगरपुर। निम्न में से किसे कोल्लू यानी फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? उत्तर हो जाएगा बापू जी। किसको समर्पित है? बापू जी को जो है ये मेला समर्पित है। अगर अपन बापू जी की बात करें तो बापू जी का जन्म दांदल जी राठौड़ के यहाँ पर 1239 ईस्वी में कोलूमंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलूमंड में, दांदल जी राठौड़ के यहाँ। और मूणोत नैनसी महाकवि मोड़जी आसिया आदि के अनुसार बापू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खाबड़ नामक एक जूना नामक गांव में एक अप्सरा के गर्भ से हुआ। बापू जी का जन्म अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश नागौर जिंदराव खींची ने पहले से ही वेर के कारण देवली चारने की गायों को घेर लिया था। किसने? उनका बहनोई था जायल नागौर का नरेश जिंदराव खींची, तो उसके दुश्मनी के कारण जो है देवली चारने की गायों को घेर के ले गया वो। अब देवल ने बापू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। अब 3 फेरे लेने के बाद चौथे फेरे से पहले ही वे देवल चारने की केसर काल में, कौन सी घोड़ी थी? देवल चारने की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए। और कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में बापू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से प्रतिज्ञा पालन किया और गायों की रक्षा के लिए देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर पूजा स्थल की बात करें तो कोलूमंड फलोदी में इनका पूजा स्थल है। और जो है अगर इनकी पहचान की बात कर लें
तो हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। बापू जी को जैसे कि ऊँटों के देवता के रूप में पूजा होती है और मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बापू जी को दिया जाता है। और ऊँटों के स्वस्थ होने पर जो भोपियाँ होती है वो बापू जी की फड़ का वाचन करते हैं और गांव के लोगों में जो है ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं बापू जी। तो कोल्लू गांव फलोदी क्षेत्र का संबंध लोक देवता पापू जी से है। पापू जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में से हैं। उनकी वीर गाथाएँ पापू जी की फड़ के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। गोगा जी प्रमुख केंद्र ददरेवा रामदेव जी रामदेवरा जो कि कामड़िया नृत्य किया जाता है। इनकी आराधना में देव जी अन्य लोक परंपराओं से संबंधित है। पापू जी कोल्लू फलोदी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है। किसका मेला भरता है? कपिल मुनि का मेला भरता है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है। और श्रावणी पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला जो है कोलायत बीकानेर में भरता है। उसके पश्चात और कपिल मुनि की जो है यह तपोभूमि है और तीर्थ स्थल के रूप में है। सांबर की बात करें तो सांबर झील जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील। जोधपुर मारवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी है और सांबर झील और शाकंभरी देवी से संबंधित है। ठीक है, जोधपुर मारवाड़ की ऐतिहासिक राजधानी है। नागौर दुर्ग को अनेक लोक सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। राव जेठ सिरो छंद का लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा बिट्टू सूजा। राव जेठ सिरो छंद, तो राव जेठ सिरो छंद का लेखक कौन हो गया? बिट्टू सूजा राव जेठ सिरो छंद का लेखक है। ठीक है, तो राव जेठ सिरो छंद डिंगल साहित्य की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वीर काव्य रचना है। कौन से साहित्य की? डिंगल साहित्य की जो है एक महत्वपूर्ण काव्य रचना है। इसके रचयिता बिट्टू सूजा माने जाते हैं राव जेठ सिरो छंद के। इसमें बीकानेर के राव जेठ सिंह के वीरतापूर्ण प्रसंगों का वर्णन मिलता है। राव जेठ सिरो छंद इनमें जो है वीरतापूर्ण वर्णन मिलता है। किसका? राव जेठ सिंह का। और अपन बात कर सकते हैं जैसा कि उद्योतन सूर्य के द्वारा कोल्लेमाला 18 भाषाओं में वर्णित की गई थी और मरुभाषा को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 18 भाषाओं में मरुभाषा को सम्मिलित किया गया है। और राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन ने जॉर्ज ग्रेसन ने बोलियों को 5 मुख्य भागों में बांटा, लेकिन मुख्य रूप से राजस्थान की बोलियां 2 भागों में हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थानी, एक पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी आती है, जबकि पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी जिसको राठी भी कहा जाता है ये आती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कविरत्नोच्चारण जो है चारण साहित्य की परंपरा से संबंधित है और जोधराज मारवाड़ के इतिहास से जुड़ा है। बिट्टू सूजा राव जेठ सिरो छंद के रचनाकार है। गिरधर आसिया चारण साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। गिरधर आसिया। ठीक है, तो राव जेठ सिरो छंद बिट्टू सूजा। अगर अपन बात करें कि जैसे कि अगर अपन मेघराज मुकुल की सेनानी कविता की बात करें तो मेघराज मुकुल की एक कविता है सेनानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है सेनानी, जो मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। मेघराज मुकुल के द्वारा सेनानी लिखी गई है, जो कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में से मानी जाती है। इसी प्रकार से जो है
इसी प्रकार से सत्य प्रकाश जोशी भी जो है अलग ही पारंपरिक सोच रखते हैं। और सत्य प्रकाश जोशी की एक कृति है कौन सी, राधा। राधा अब ऐसे याद कर सकते हैं कि राधा हमेशा सत्य बोलती थी, तो सत्य प्रकाश जोशी ने राधा कृति लिखी और राधा कृति के लिए कहा है। और जो है राधा कृति के लिए इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहाँ पर आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है, आम राजस्थानी कविता किसका गौरवगान करती है, युद्ध का गौरवगान करती है, वहीं सत्य प्रकाश जोशी जी की कवि नायिका जो राधा है उसके माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर कि भयंकर युद्ध टाल दे। वो राधा कह रही है कि श्री कृष्ण को भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरोध में वे खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो है सत्य प्रकाश जोशी की कृति है राधा इम्पोर्टेंट है, और मेघराज मुकुल की है सेनानी। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया की है धरती धोरारी, जिन्हें आदर्श गीत भी कहा जाता है। उसके अलावा मिंजर और लीलटास भी कन्हैयालाल सेठिया की है। और अगर बात करें बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके पेपर में छप सकती है, मैं बात कर रहा हूँ कौन सी कविता की, जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव कविता, कौन सी, जुड़ाव रचना है पारस अरोड़ा की। और गोवर्धन सिंह शेखावत की कौन सी है, गाँव। गोवर्धन सिंह शेखावत की रचना है गाँव। और तेज सिंह जोधा की कठे ही की वहे गोहे, ये इम्पोर्टेंट रचना है, तेज सिंह जोधा की पेपर में छप सकती है। तेज सिंह जोधा की कठे ही की वहे गोहे, कठे ई की वहे गोहे, कौन सी रचना है, कठे ई की वहे गोहे, किसकी है, तेज सिंह जोधा की। मणिमधुकर की है सोजती गेट, कौन सी है, सोजती गेट, मणिमधुकर की रचना है सोजती गेट। और पग फेरो, मणिमधुकर की दो रचना है, एक तो सोजती गेट है, एक पग फेरो है। और हरीश बादाणे की रचना है बोले सन्नाटो, हरीश बादाणे की रचना है बोले सन्नाटो बाथा में भूगोल। हरीश बादाणे की कौन सी रचना है, बोले सन्नाटो बाथा में भूगोल। और चंद्र प्रकाश देवल की पागी कावड़ मारग, चंद्र प्रकाश देवल की कौन सी है, एक तो पागी है, एक कावड़ है, एक मारग है। चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़ और मारग। अर्जुन देव चारण की रचना है रिंद रोही, अर्जुन देव चारण की रचना रिंद रोही। और मालचंद तिवाड़ी की रचना है उतरियो है आभो, मालचंद तिवाड़ी की रचना है उतरियो है आभो। और बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है शिवचंद भरतिया, किसकी है, शिवचंद भरतिया। और ये पटवारी एग्जाम 2025 में भी आ चुकी है। शिवचंद भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। शिवचंद भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी, जैसे मांझल रात, कौन सी रात, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को जो है राजस्थान रत्न अवार्ड मिल चुका है 2012, और पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है ना, राजस्थान रत्न अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड। मांझल रात, कौन सी रात, मांझल रात रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। मांझल रात अमोलक बाता, ये पटवारी 2025 में आ चुकी है कि अमोलक बाता किसकी रचना है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। एक तो मांझल रात है, एक अमोलक बाता है, एक मुंबल है, मुंबल गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, एक मुंबल गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात। और विजयदान देथा ने अपनी रचना बातारी फुलवाड़ी में कितने खंड है, 13 खंड है। और इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं विजयदान देथा की दुविधा, उलझन, अलेको हिटलर, सपन प्रिया। प्रश्न संख्या 9, राव जयसिरोचंद, इसके लेखक कौन है, बिट्टू सुजा। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, राव जयसिरोचंद डिंगल साहित्य का प्रसिद्ध वीर काव्य रचना है जो बिट्टू सुजा के द्वारा लिखी गई थी। और गिद्धराज या चारण साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है। और अगर बात करें अपन राजस्थानी साहित्य में चेतना का जो शंखनाद, मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास, मारवाड़ का कवि था बांकीदास, और बूंदी का कवि था सूर्यमल मिश्रण। इनके क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना
जागृत हुई। ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें तो मंचाराम ने रघुनाथ रूपक लिखा। मंचाराम ने क्या लिखा था? रघुनाथ रूपक और राजयारा सोरठा, नीतिपरक जो कारक हैं उनमें राजयारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा, बिहरियारा सोरठा, मोतियारा सोरठा आदि रचनाएं जो है महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे बात कर रहा था कि शिवचंद भरतिया, तो शिवचंद भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। मैं बात कर रहा था विजयदान देथा की। विजयदान देथा ने अपनी रचना बातारी फुलवाड़ी में 13 खंड है श्रृंखला में राजस्थान की यहाँ वहाँ बिखरी हुई लोक कथाओं का अनूठा संकलन किया है, जिसे खूब प्रसिद्धि मिली। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह निम्नलिखित हैं, जैसे कि दुविधा है, उलझन है, पेपर में पूछा गया है, जिसमें ये बातारी फुलवाड़ी तो बहुत सी बार पूछ लिया गया। 13 खंड बताए हैं इसमें। दुविधा, उलझन, अलेखो हिटलर, एक तो दुविधा है, एक उलझन है, एक अलेखो हिटलर है, एक सपन प्रिया। कौन सी प्रिया? सपन प्रिया। एक अंतराल, अंतराल, अंतराल। और दुविधा नामक विजयदान देथा की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है, एग्जाम में आ भी चुकी है ये। और इनकी एक कृति है फेमस, चौधराइन की चतुराई। ये भी चौधराइन की चतुराई भी किसकी है? विजयदान देथा की। यादवेंद्र शर्मा, यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अब यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ हैं, कौन कौन सी? बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। जमारो, जमारो कौन सी कहानी है? जमारो। और संबंध अर्थार, संबंध अर्थार। तो जमारो और संबंध अर्थार किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा की। और अन्य उपन्यास है कौन सा? हूँ गोरी किण प्यूरी, हूँ गोरी किण प्यूरी यादवेंद्र शर्मा चंद्र का हूँ गोरी किण प्यूरी उपन्यास है। जोग संजोग उपन्यास है, जोग संजोग उपन्यास है। और चांदा सेठानी भी किसकी रचना है? यादवेंद्र शर्मा की रचना है। नथमल जोशी के कहानी संग्रह में परण्योडी कुंवारी, परण्योडी कुंवारी, नथमल जोशी ने क्या लिखा? परण्योडी कुंवारी। और उपन्यास था इनका आभ्यपटकी। नथमल जोशी का उपन्यास कौन सा है? आभ्यपटकी उपन्यास है। और कहानी संग्रह था परण्योडी कुंवारी। और धोरारो धोरी, धोरारो धोरी इनका उपन्यास है, धोरारो धोरी। और एक बींदनी दो बीण, एक बींदनी दो बीन नथमल जोशी की बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए अपन चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलू कोलूमंड में फलोदी, कोलू कोलूमंड फलोदी फापू जी का मेला भरता है? रामदेव जी, रामदेवरा प्रमुख मेला। और जो है कामड़िया पंथ, कामड़िया जाति के द्वारा जो है तेरह ताली नृत्य किया जाता है। पीपाजी गागरोन झालावाड़ में से संबंधित है संत पीपा, जिनकी छतरी बनी हुई है गागरोन झालावाड़ में। और गोपाई टोडा रायसिंह टोक में। पापू जी कोलू कोलूमंड क्षेत्र में स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है। तेजाजी खंडाल खंडालिया नागौर जिले के खंडाल खंडालिया से प्रसिद्ध है। पापू जी कोलूमंड, तेजाजी खंडाल खंडालिया, रामदेव जी रामदेवरा जैसलमेर, गोगाजी दजरेवा चूरू। निम्न में से जयपुर का पारंपरिक हस्त उद्योग कौन सा है? तो पारंपरिक हस्त उद्योग है ब्लू पोट्री। जयपुर की ब्लू पोट्री राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। इनकी विशेषता चमकीली नीली सजावट और विशिष्ट पोट्री तकनीक है, ब्लू पोट्री। अगर अपन बात करें राजस्थान की ब्लू पोट्री की, तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार है ब्लू पोट्री के। और गोपाल सैनी का संबंध भी इसी ब्लू पोट्री से है। उसके बाद बात करें अपन ऊनी खादी, राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में भी कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ऊनी खादी, थेवा कला प्रतापगढ़, सोनी परिवार और चित्रकला जयपुर की कला परंपरा महत्वपूर्ण है। ब्लू पोट्री सही है जयपुर की प्रसिद्ध हस्तकला, जिसको ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। और उसी प्रकार की अन्य प्रमुख
लोक कलाएँ भी होती है, जैसे कि सांझी है, मांडना है, फड़ है, पाने हैं, कावड़ है, मेहंदी है, गोदना है। ये सब भी एक प्रकार की क्या हैं, कलाएँ हैं। ठीक है, प्रमुख लोक कलाएँ। आगे देखो, जयपुर की ब्लू पॉटरी और ब्लैक पॉटरी के लिए कौन प्रसिद्ध है, बताइए आप लोग। कोटा, प्रतापगढ़, तेवा कला, बाड़मेर, अजय का प्रिंट, बाड़मेर। स्त्रियां बोरला नामक आभूषण शरीर के कौन से भाग में पहनती है, सिर नामक भाग में। बोरला राजस्थान की महिलाओं का प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण है। इसे सिर के मध्य भाग में मांग माथे के ऊपर पहना जाता है। यह विशेष रूप से राजस्थानी महिलाओं की पारंपरिक पहचान से जुड़ा हुआ है। तो अगर बात करें बोरला की, और दूसरे नंबर पे आता है हाथ। हाथ में क्या क्या पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है हार, हंसली और हाथ में पहना जाता है चूड़ी, कंगन, बाजूबंद। ये सब किसके आभूषण हैं, ये सब हाथ के आभूषण हैं। उसके बाद है गर्दन में हार, हंसली, कंठी आदि पहने जाते हैं। और कान में पहना जाता है झुमका, कर्णफूल, टोटिया आदि जो है कान के आभूषण हैं। और सिर की बात करें, बोरला जो है सिर में पहना जाता है, तो सिर या माथे में बोरला पहना जाता है। हाँ, अगर अपन बात करें स्त्रियों के द्वारा और अतिरिक्त आभूषणों की, तो स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर कहा जाता है, बोरला कहा जाता है, शीश फूल कहा जाता है, रखड़ी कहा जाता है या टिकड़ा कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं। कंठ में जो धारण करते हैं, थमड़ियों है, थेड़ियों है, आड़ है, मुठिया है, झालरा है, ठुस्सी है। और गले में जो धारण करते हैं उनमें तुलसी है, बजट्टी है, हालरो है, हांसली है, तिमड़ियाँ है, पोत है, ये भी पोत भी गले का है, चंद्रहार है, कंठमाला है, हमेल 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 भी किसका है, गले का है। हांकर भी गले का है, हांकर भी गले का है। मांदड़िया भी गले का है। चंपाकली भी गले का है। हंसहार भी गले का है। सरी कहाँ पहना जाता है, सरी भी गले का है। कंठी भी गले का है। तो कानों में पहने जाने वाले कर्णफूल, पीपल पन्ना, फूल झुमका, अंगूठिया भी कहाँ पहना जाता है, कान में। पेपर में आ चुका है ये अंगूठिया। झेला भी कान में, लटकन कान में, टोंटी भी कान में। हाथों की बात करें तो हाथों में कड़ा पहना जाता है, कंकण पहना जाता है, मोकड़ी यानी लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है। मोकड़ी भी प्रश्न में आ चुका है, लाख से निर्मित चूड़ियाँ। कातरिया अब पेपर में जैसे मोकड़ी आएगी लाख से निर्मित चूड़ी, तो पेपर में आ जाए कातरिया होती है कांच की चूड़ी। क्या होती है, कांच की चूड़ी। नौगरी भी कहाँ पहना जाता है, हाथ में। ध्यान रखें, नौगरी कहाँ का आभूषण है, हाथ का। चांट भी कहाँ पहना जाता है, हाथ में। मतलब चाटा कैसे लगाते हैं, हाथ से, तो चांट ध्यान रह जाएगा। गजरा भी हाथ में लगाया जाता है। गोखरू भी कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है। चूड़ी आदि प्रमुख है। इसी प्रकार उंगलियों में क्या पहना जाता है, बींटी पहनी जाती है। ये दामना इम्पोर्टेंट है, जो उंगलियों में पहना जाता है। हथबान भी उंगलियों में पहना जाता है। छड़ा भी उंगलियों में पहना जाता है। पाँवों की बात करें तो पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेवरी आपके पेपर में आ सकता है, तो नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक की बात करें तो नाक में नथ पहनी जाती है। नाक में बेसर पहना जाता है। नाक में बारी पहनी जाती है। नाक में भोगली इम्पोर्टेंट है, थोड़ा हट के है। तो नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली कौन सा, भोगली। कांटा भी नाक में पहना जाता है। चुन्नी भी कहाँ पहनी जाती है, नाक में पहनी जाती है चुन्नी। चोंप भी नाक में पहनी जाती है। भंवर कड़ी भी जो है कमर में, नाक में पहनी जाती है भंवर कड़ी। और कमर में कंदोरा या करधनी पहनी जाती है। और ये प्रश्न आ चुका है जो मैं बोल रहा हूँ अब। दांतों में सोने के पत्थर की, जो सोना होता है उसका, तो सोने के पत्थर की जो है खोल बना करके चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रखन। क्या कहा जाता है, रखन। मतलब दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर
जो चढ़ाई जाती है उसे रखन कहा जाता है। और किसी भी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में से सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। देखो, रखन अलग होता है और एक जो है चूंप अलग होता है। चूंप तो होता है दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप होता है, और दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाना वो क्या होता है, वो रखन होता है। कानों की बात करें तो कानों में मुर्कियाँ होती है, लौंग होते हैं, झाले होते हैं, छेल कड़ी होती है, हाथों में बाजूबंद होता है, कड़ा होता है, नर मुख भी हाथों का जो है आभूषण है। उंगलियों में अंगूठी, बीटियाँ, मुंदड़ियाँ आदि पहनी जाती है। और आपको पता होगा कि बच्चों के कंठ में हंसुली और हाथ और पाँव में कड़े और कानों में मोती या लौंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं। और पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें गुगर या फांद दी जाती है उसको झाझरिया कहलाती है, या फिर इसको पेजनी भी कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें बच्चों के गले में या कंठ में श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी कहते हैं, रत्यावड़ी क्या कहते हैं, रत्यावड़ी कहते हैं, या फिर गांठ घूमड़े कहते हैं, जिससे क्या नहीं होते, गांठ घूमड़े नहीं होते। मतलब मूंग का आखा, राती छीतरी में सोने का खेरा, राती छीतरी में सोने का खेरा और मूंग का आखा, और रत चनन बांध करके। अपन बात कर रहे थे बच्चों में, तो बच्चों में विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं, जैसे बच्चों के कंठ में हंसुली, हाथ और पाँव में कड़े, और कानों में जो है मोती या लौंग पहनाए जाते हैं। हाथों और पाँवों के कड़ों को कड़ुलिया कहते हैं। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली जो सांकड़ी होती है जिसमें गुगर या पान दी जाती है, झाझरिया कहलाती है। इसे पेजनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेजनी भी कहा जाता है। राती छीतरी में सोने का खेरा, राती छीतरी होती है जिसमें सोने का खेरा, मूंग का आखा और रत चनन बांध करके तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्यावड़ी यानी गांठ घूमड़े नहीं होते हैं, जिसको नजरिया वो क्या कहलाता है, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की क्या पहनाई जाती है, कुड़क पहनाई जाती है। उसके बाद में इनके छेदों में मोती, लौंग, गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं, और ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। जैसा कि आपको बताया गया था पहले कि जब लड़का पैदा होता है तो पीला पोंछ आता है, और लड़की पैदा होती है तो गुलाबी पोंछ आता है उसके पीहर पक्ष से। ठीक है। और पटवारी में आ चुका है ये प्रश्न 2025 में। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर हो जाएगा खंडेला सीकर। और दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, चूंप। और उसकी परत चढ़वाना क्या कहलाता है, रखन। ठीक है, आगे चलते हैं। किस किले के बारे में हसन निजामी ने कहा था कि यह किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, वो था जालौर का किला। जालौर दुर्ग राजस्थान के प्राचीन और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्गों की श्रेणी में आता है। इसी दुर्गम पहाड़ी पर स्थित होने के कारण अत्यंत मजबूत माना जाता था। मध्यकालीन इतिहासकार हसन निजामी के संदर्भ में इस दुर्ग की अभेद्यता का उल्लेख मिलता है। जालौर दुर्ग जो है, दुर्ग की अभेद्यता के कारण प्रसिद्ध है। शेरगढ़ नाम से कोई ऐतिहासिक स्थल मिलते हैं। शेरगढ़ बारा में भी है। सिवाना जो है मारवाड़ का महत्वपूर्ण दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों से संबंधित है। जैसलमेर प्रसिद्ध सोनारगढ़ का किला पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। जो है ये जो किला है वो लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होता है। हसन निजामी का कथन जालौर दुर्ग अभेद्यता के कारण प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्रशाला के शाही महल में स्थित है बूंदी महल की चित्रशाला राजस्थान की भित्ति चित्रकला का अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। यहाँ पर कृष्णलीला दरबारी, यहाँ पर क्या क्या है, कृष्णलीला दरबारी जीवन, प्रकृति, राग रागिनी आदि विषयों पर सुंदर चित्र मिलते हैं। कहाँ पर, बूंदी चित्र कला शैली में। उसके अलावा अगर अपन बात करें
बूंदी की, तो बूंदी चित्रशैली और चित्रशाला के लिए प्रसिद्ध है। आमेर जयपुर राजवंश का ऐतिहासिक दुर्ग या महल है। कोटा, कोटा चित्रशैली विशेषकर शिकार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मारवाड़ चित्रशैली का प्रमुख केंद्र जोधपुर। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट, दाबू नहीं है यहाँ पे, दाबू है। कौन क्या है? दाबू। कौन सी प्रिंट? दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अकोला चित्तौड़गढ़। अकोला चित्तौड़गढ़ क्षेत्र पारंपरिक दाबू छपाई के लिए प्रसिद्ध है। दाबू में कपड़े पर मिट्टी या कीचड़ आधारित प्रतिरोधक लेप लगा करके रंगाई और छपाई की जाती है। तो दाबू जो प्रिंट है, रंगाई छपाई का जो प्रिंट है, दाबू प्रिंट है, वो हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़। उसके बाद है बालोतरा। वस्त्र की रंगाई और छपाई का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? बालोतरा बाड़मेर। बालोतरा बाड़मेर जो है वस्त्र की रंगाई छपाई का सबसे बड़ा केंद्र है। मोम का दाबू, मिट्टी का दाबू, कीचड़ आधारित प्रतिरोधक लेप लगाया जाता है। बगरू, बगरू प्रिंट के लिए बगरू, बगरू जयपुर। सांगानेर, सांगानेरी प्रिंट के लिए जयपुर। अकोला दाबू प्रिंट की विशेष परंपरा। अकोला दाबू प्रिंट, बगरू, बगरू प्रिंट, सांगानेर, सांगानेर प्रिंट। साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वह लोकवाद्य के सबसे बड़े प्रवक्ता थे। कौन? साकर खां। साकर खां की बात करें तो साकर खां, तो उत्तर हो जाएगा कामायचा। साकर खान को 2012 में, किसको? साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था क्योंकि वे लोकवाद्य, कौन सा लोकवाद्य? कामायचा, कामायचा के जादूगर। साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कामायचा के जादूगर साकर खां। कामायचा राजस्थान के मांगणियार। कामायचा की बात करें तो कामायचा राजस्थान के मांगणियार। कामायचा राजस्थान के मांगणियार जो जाति है, तो मांगणियार लोक संगीत से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण। मांगणियार लोक संगीत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो है तंतुवाद्य है। साकर खान कामायचा वादन के महान कलाकार थे और उन्होंने राजस्थान के लोक संगीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। साकर खां, मांगणियार जाति, मांगणियार लोक संगीत कामायचा के लिए प्रसिद्ध साकर खां। उसके बाद ये सारंगी। सारंगी क्या होता है? धनुष से बजाया जाने वाला प्रमुख तंतुवाद्य क्या कहलाता है? सारंगी। सारंगी क्या होता है? जो धनुष से बजाया जाने वाला, धनुष की तरह का होता है ना, इस टाइप से होता है वो। मैं बता दूँ आपको, इस टाइप से होता है ये, धनुष की तरह का होता है ये वाला। यहाँ पे जो है ये घोड़ी के तार लगे होते हैं, यहाँ पे घोड़ी के बालों के तार लगे होते हैं यहाँ पे। तो जो है ये सारंगी धनुष से बजाए जाने वाला प्रमुख तंतु वाद्य होता है। मोरचंग। मोरचंग मुँह से बजाया जाने वाला धातु का लोकवाद्य होता है। धातु से बना हुआ होता है मोरचंग। खड़ताल, लकड़ी के टुकड़े से बना हुआ ताल वाद्य होता है। कामायचा साकर खान के प्रमुख पहचान है। साकर खान, कामायचा। इसके बाद बात करें हरियाली अमावस का पर्व कब मनाया जाता है? पीछे अमावस दे रखा है और हरियाली कब होती है? श्रावण में। तो श्रावणी अमावस्या को जो है हरियाली अमावस का पर्व मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या वर्षा ऋतु में आने वाला महत्वपूर्ण पर्व है। राजस्थान में इसका विशेष सांस्कृतिक महत्व है। पेड़ पौधों और हरियाली के प्रति उत्साह इस पर्व की विशेषता है। फागुन अमावस्या कब आती है? होली के आसपास का जो समय होता है वो फागुनी अमावस्या कहलाती है। कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या दीपावली का जो प्रमुख दिन है वह कार्तिक अमावस्या कहलाती है। दीपावली का प्रमुख दिन कार्तिक अमावस्या कहलाती है। उसके बाद बात करें अपन आषाढ़ अमावस्या। आषाढ़ अमावस्या वर्षा ऋतु की शुरुआत के आसपास क्या आती है? आषाढ़ अमावस्या आती है वर्षा ऋतु की शुरुआत के आसपास। उसके बाद अपन बात करते हैं श्रावणी अमावस्या हो ही गई, तो फाल्गुन अमावस्या तो होली के आसपास का समय होता है। कार्तिक अमावस्या दीपावली का प्रमुख दिन होता है। आषाढ़ अमावस्या वर्षा ऋतु की शुरुआत के आसपास का समय होता है। आषाढ़।
श्रावणी अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इन मंदिरों के संगमरमर पर की गई अत्यंत सूक्ष्म नक्काशी विश्व प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर, अगर अपन दिलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात करें तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। उसके अलावा यह मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास की हरियाली से भरपूर शांत वातावरण लाजवाब है। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिरों का स्थान है और महावीर जी करौली प्रसिद्ध मंदिर है। श्री महावीर जी करौली जैसलमेर पीले पत्थरों की स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। और अगर बात करें अपन सिरोही की तो माउंट आबू इस ज़िले में है। सिरोही माउंट आबू सिरोही। उसके बाद बात करते हैं अपन संत चरणदास जी राजस्थान के किस ज़िले से संबंधित है, तो संत चरणदास जी जो है वह अलवर ज़िले से संबंधित है। संत चरणदास जी कौन से ज़िले से हैं? अलवर ज़िले से संबंधित है। संत चरणदास जी भक्ति आंदोलन की महत्वपूर्ण संत परंपरा से संबंधित है और उनका जन्म राजस्थान के अलवर ज़िले के डेहरा या डहरा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। इम्पोर्टेंट कथन है, आ भी सकता है। तो संत चरणदास जी किससे संबंधित है? संत चरणदास जी की बात करें तो संत चरणदास जी कौन सा आंदोलन था? भक्ति आंदोलन, चरणदासी भक्ति आंदोलन। और कौन से? अलवर जिला। कौन सा जिला? अलवर जिला। तो संत चरणदास जी का संबंध अलवर जिले के डेहरा या डहरा क्षेत्र से माना जाता है। संत चरणदास जी का संबंध अलवर जिले के डेहरा या डहरा क्षेत्र से जोड़ा जाता है। उन्होंने भक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिकता साधना पर बल दिया। एक तो भक्ति, नैतिकता और आध्यात्मिक साधना पर बल दिया। भीलवाड़ा में अनेक संत और धार्मिक परंपराओं का क्षेत्र है। भीलवाड़ा, ठीक है, बूंदी हाड़ौती की सांस्कृतिक परंपरा का प्रमुख क्षेत्र है। अलवर संत चरणदास जी से प्रमुख संबंध है। जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। मारवाड़ा परगना विगत किसकी रचना है? मोहनोत नैंसी की। मोहनोत नैंसी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण लेखक थे। उनकी मारवाड़ा परगना विगत मारवाड़ के विभिन्न परगनों, स्थानों, प्रशासन और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। दयाल दास बीकानेर के राठौड़ इतिहास से संबंधित है। मोहनोत नैंसी ख्यात और मारवाड़ा परगना विगत से जुड़े हैं। सूर्यमल मिश्रण बूंदी के प्रसिद्ध इतिहासकार, कवि, वंश भास्कर उनकी प्रमुख रचना है। वीर सत्सई उनकी प्रमुख रचना है। वीर सत्सई, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना है। वीर भानु रत्नु चारण साहित्य की परंपरा से संबंधित है, पहले भी आ चुका है ये। नैंसी मारवाड़ के परगने, ऐतिहासिक स्रोत और पास्ट रिविजन देखिए आप। गीत गोविंद सार मेवाड़ चित्रशैली का थेवा कला प्रतापगढ़ सोनी परिवार प्रतापगढ़ सीताबाड़ी मेला शहरी जनजाति का कुंभ कहलाता है। अहिरवाटी अलवर की प्रसिद्ध है। बीकानेर के राठौड़ों के क्या दयाल दास ने लिखी पोमचा। अगर गुलाबी पोमचा है तो किसके लिए आता है? लड़की के लिए आता है। और अगर पीला पोमचा है तो लड़के के लिए। पीहर पक्ष की तरफ से जो है लाया जाता है। माँ बनने पर शिशु का जन्म का अवसर, माँ बनने पर पोमचा आता है। रामदेव जी की मोसरे बाई हड़बुजी बेंगटे फलोदी में से इनका संबंध है। चित्रों की ओवरी यह तस्वीरारोकार को महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय बना था। त्रिमुखी बावड़ी तेबारी रानी राम रसदे रामदेव जी की माता मेणा दे, रामदेव जी की माता त्रिमुखी बावड़ी रानी राम रसदे ने बनाई थी। रामदेव जी की माता मेणा दे। भीलों का लोक नृत्य गौरी कोल्लेमाला 18 देसी भाषाओं में है। उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई है, जबकि विजय दानदेता की रचना बातारी फुलवारी 13 खंडों में है। किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। बनीठनी गणेश्वर मेला डूंगरपुर सोममाही जाखम नदियों का संगम, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कोल्लू का मेला कोलमंड
बापू जी का कपिल मुनि कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरते हैं। राव जय सिरोचंद बिट्टू सुजा जयपुर हस्तकला बुली पोर्ट्री से संबंधित है। राम गोपाल सैनी का संबंध भी इससे है। बोरला सिर माथा में लगाया जाता है। जालौर दुर्ग हसन निजामी का कथन है कि आज दिन तक इस किले को कोई नहीं खोल सका। इस किले का दरवाज़ा चित्रशाला बूंदी की प्रसिद्ध है और उमेर सिंह के काल में स्वर्ण काल कहलाता है। भित्ति चित्रों का दाबो प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। साकर खान कामायचा के जादूगर साकर खान हरियाली अमावस श्रावणी अमावस्या को दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू सिरोही और संत चरण दास जी अलवर मारवाड़ परगना विगत और मोनोत नैन्सी एक लाइन में याद करें थे। वकला प्रतापगढ़ दाबो प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। ठीक है। ब्लू पोर्ट्री जयपुर अजरक प्रिंट बाड़मेर नमदा टोंक चरी किशनगढ़ गौरी भीलों की 13 ताली नृत्य रामदेव जी का। रमत बीकानेर का। बम्ब नृत्य भरतपुर में किया जाता है। बाबू जी का संबंध कोलू कपिल मुनि की जो है संबंध कोलायत बीकानेर से हैं। कोलायत बीकानेर से किसका संबंध है? कपिल मुनि का संबंध है। कपिल मुनि की यदि बात ही आ गई तो कपिल मुनि के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बीकानेर जिले के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला भरता है। स्कंद पुराण कौन सा पुराण? स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। अगर बात करें स्कंद पुराण की तो स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन कौन? महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे और महर्षि कर्दन का जो विवाह है वो महर्षि मनु की पुत्री से हुआ। महर्षि जो मनु थे उनकी पुत्री से हुआ जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि कर्दन थे और महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे और उनका जो विवाह था महर्षि कर्दन का वह महर्षि मनु की जो पुत्री थी उससे हुआ जिससे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त करके हिमालय में निवास करने लग गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नखलिस्तान को देखा। एक नखलिस्तान था उसको देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रहकर मतलब नखलिस्तान को देखा और इसकी सुंदरता से मोहित हुए कपिल मुनि और उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रह कर के दुनिया के लिए तप करने लग गया। सुंदरता से मोहित होकर के और शेष भाग कहाँ चला गया? हिमालय चला गया। उस नखलिस्तान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा। मतलब उस नखलिस्तान का जो नाम था वो बाद में क्या बन गया? कपिलिस्तान बन गया। समय गुजरता गया और यह स्थान प्रसिद्ध हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे। कपिलिस्तान बन गया वो। ठीक है। जो नखलिस्तान तो जगह थी वह कपिलिस्तान बन गया। वहाँ पर वो मोहित हो गए थे सुंदरता से, इस वजह से उनकी आत्मा का एक भाग वहीं रह गया। कपिलिस्तान बन गया। लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। देवताओं ने ईर्ष्यावश क्या कर दिया? रेगिस्तान में छिपा दिया देवताओं ने। शिव पार्वती का पुत्र स्कंद देव ने, शिव पार्वती के पुत्र कौन थे? स्कंद देव। जबकि महर्षि कर्दन किसके पुत्र थे? ब्रह्मा के पुत्र थे। तो शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु इस स्थान को फिर से खोजा और इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। इसी प्रकार यदि अपन बात करें शीतला माता की तो जयपुर जिले में चाकसू तहसील है। जयपुर जिले में चाकसू तहसील है। तो चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में, कौन सी? सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को दोनों दिन भरता है। एक तो चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को सील की डूंगरी गांव में चाकसू तहसील में है जयपुर जिले की। तो शीतला माता का मेला भरता है। शीतला माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है जिसका निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया था। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध और इस शीतला माता के मेले को बैलगाड़ी के मेले के नाम से भी जाना जाता है। और जो है बहुत सारी बैलगाड़ियों से आते हैं यहाँ पर। और शीतला माता का मातृ रक्षिका देवी के रूप में पूजा की जाती है और इसे उत्तर भारत में महामाई क्या कहा जाता है? उत्तर भारत में महामाई कहा जाता है। पश्चिम भारत में माई अनामा कहा जाता है। उत्तर भारत की बात करें तो जो है महामाई कहा जाता है और पश्चिम भारत की बात करें तो माई अनामा कहा जाता है। और राजस्थान में इसे शेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेड। इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? मैं लिख के बता देता हूँ आपको। इसे राजस्थान में शेड कहा जाता है। शेड। सॉरी, शेड। इसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? शेड कहा जाता है।
और जो है शीतला कहा जाता है या फिर शेडल कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है, शेडल कहा जाता है शीतला माता को। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण ही चेचक का प्रकोप होता है। माता जब रूठ जाती है तो चेचक का प्रकोप हो जाता है। और केला देवी की कथा भी आपने सुन रखी होगी। जैसे कि सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में, कौन सा पर्वत, त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। कौन से पर्वत की घाटी में, त्रिकूट पर्वत की घाटी में। सवाई माधोपुर से कितने किलोमीटर दूर है, वैसे केला देवी करौली में स्थित है। दूरी पर त्रिकूट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर चैत्र शुक्ल अष्टमी, जो शीतला माता का मेला और इसका मेला एक साथ ही बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और बड़ी संख्या में भक्त आने के कारण इसे लक्की मेला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि लक्की मेला किसे कहा जाता है, तो केला देवी के मेले को। केला देवी के मंदिर में 2 मूर्तियाँ हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति है जिसे लक्ष्मी नाम से भी जाना जाता है। दाहिने तरफ केला देवी की मूर्ति है जिसे लक्ष्मी नाम से जाना जाता है। और बाईं तरफ चामुंडा की मूर्ति है, चामुंडा माता की मूर्ति है। और केला देवी के मंदिर के सामने ही हनुमान जी का मंदिर भी है। केला देवी के जस्ट सामने किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। इसीलिए तो पेपर में आ चुका है कि लांगुरिया गीत जो गाया जाता है वो किसकी आराधना में गाया जाता है, तो केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। और वैसे तो फैक्ट है कि केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे स्थानीय भाषा में लोग लांगुरिया कहते हैं। लोक कथा क्या है, लोक कथा के अनुसार अगर बात करें तो जब कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया था। देवकी ने बालिका को जन्म दिया। कंस ने उस नवजात बालिका को मारना चाहा तो वह क्या हो गई, हाथ से छूट करके आकाश की ओर उड़ गई। और यही जो योग माया थी, जब पृथ्वी पर अवतरित हुई तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। बोलो जय केला देवी मैया की जय। तो इस प्रकार से आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की और वीडियो अच्छे से देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इस प्रकार का ऑथेंटिक कंटेंट मिलता रहेगा, आप विश्वास कर सकते हैं। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।